उस स्वामी ने बेटी को न्याय मिलने की सारी उम्मीदें एक झटके में खत्म कर दी थी। हम सब निराश हो चुके थे, लेकिन सलाम अंकिता के माता पिता को कि वे झुके नहीं। उन्होंने इस लड़ाई को जीवित रखा। पिछले 2-3 दिनों से जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से कथित स्वामी की एंट्री हुई, उससे यह तो साफ ही हो गया था कि अब मामला मैनेज हो चुका है। स्वामी बार बार कैमरों के सामने आकर दावा कर रहा था कि वीआईपी कोई है ही नहीं। इसी बीच अंकिता के माता पिता को पौड़ी से सरकारी व्यवस्था करके देहरादून लाया गया और मुख्यमंत्री से मिलवाया गया। किस तरह से सरकार ने दिल्ली से लेकर देहरादून तक सब कुछ मैनेज करने की व्यवस्था की थी और किस तरह से पूरे आंदोलन को एक झटके में खत्म करने का षड्यंत्र रचा था, जानेंगे इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात बोलेगी घोर आर्थिक संकट के बावजूद चलाया जा रहा है, ताकि सरकारी और प्रायोजित खबरों के इस दौर में सच्चाई का एक छोटा सा अंश ही सही हम आप तक पहुंचा सकें। इस आंदोलन को आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। बात पहले कथित संत स्वामी दर्शन भारती की कर लेते हैं। इनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें लोग कहते सुनते रहे हैं। इनके गांव की कहानियों से लेकर शराब माफिया के साथ रहने, यूकेडी और कांग्रेस के बाद बीजेपी में प्रवेश करने तक की कई कहानियां लोग कल परसों से सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये सब कहानियां झूठी ही होंगी। इन कहानियों के पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मैं जितना जानता हूं उतना आप लोगों तक बताना जरूरी है। इस स्वामी के बारे में, इन स्वामी जी के बारे में। ये स्वामी दर्शन भारती असल में देवेंद्र पंवार हैं। पहले कांग्रेस के नजदीक रहते थे। कांग्रेस में इनको कितनी तवज्जो मिलती थी और कौन इनको वहां तवज्जो देता था, कौन इनका खास था, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तब ये झक सफेद कपड़े पहनते थे। बाद के दौर में ये भगवा कपड़े पहनने लगे और अपने सोशल मीडिया पर मुसलमानों और बाहरियों के खिलाफ लिखने लगे, बोलने लगे। उस समय जब कोई अपने सोशल मीडिया पर अपने किसी जानकार को, रिश्तेदार को जन्मदिन की या इस तरह की शुभकामनाएं देता था, तो देवेंद्र पंवार अक्सर प्रकट होते और उनके दीर्घ जीवन की कामनाओं के साथ आगे लिखते कि उत्तराखंड देवभूमि को मुसलमानों और बाहरियों से बचाना है। ब्रैकेट में लिखा होता था स्वामी दर्शन भारती। मेरे 2-3 इस तरह के पोस्टों पर जब इस स्वामी ने ऐसा ही लिखा तो एक दिन मैं इनसे भिड़ गया। इनके कई चेले इनके बचाव में आ गए। इसके बाद मुझे एक दोस्ताना सलाह मिली कि स्वामी जी के खिलाफ न लिखा करो, रात बिरात घर आते हो, किसी दिन कोई बात हो गई तो बच्चों का क्या होगा। दरअसल यह सॉफ्ट शब्दों में दी गई एक धमकी थी, जिस धमकी का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मैं लगातार इनके बारे में लोगों को बताता रहा। पिछले कई सालों से देवेंद्र पंवार उर्फ दर्शन भारती उत्तराखंड में नफरत की खेती में जुटे हुए हैं। मैंने इस चैनल पर मजारों को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें स्वामी की करतूतें बताई थी। एक बार ये स्वामी मयाली तिलवाड़ा रोड रुद्रप्रयाग में एक मजार पर गया और वहां से एक जहर भरा वीडियो जारी किया एक समुदाय विशेष के खिलाफ। बाद में यह मजार तोड़ दी गई थी, लेकिन पता चला कि मजार किसी मुसलमान ने बनाई ही नहीं थी, ये तो एक हिंदू ने बनाई थी, शायद दोष निवारण के नाम पर। और वो व्यक्ति आज बीजेपी में है जिसने मजार बनाई थी और एक बीजेपी विधायक का खास है। हाल के सालों में उत्तराखंड में सांप्रदायिक विद्वेष की जितनी घटनाएं हुई हैं, उनमें दर्शन भारती का नाम आया ही आया है। पुरोला में लव जिहाद वाला मामला आपको याद होगा। इस मामले को लेकर जिस तरह से उपद्रव मचाने का प्रयास हुआ, उसका सूत्रधार भी यही स्वामी था। बाद में यह बात साफ हो गई कि लव जिहाद की वो पूरी कहानी ही झूठी थी। कोर्ट ने भी यही कहा। अगस्त मुनि में इस स्वामी ने एक समुदाय के लोगों की कई दुकानें जलवा दी।
जबकि जिस मामले को लेकर वो विरोध हो रहा था उसमें उस समुदाय का कोई व्यक्ति शामिल ही नहीं था। उत्तरकाशी में पिछले साल एक पुरानी मस्जिद तोड़ने का ऐलान किया गया था। ये स्वामी वहां भी अगुवाई कर रहा था। पुलिस ने रोका तो इन लोगों ने, जो स्वामी के साथ थे, इन्होंने पुलिस पर पथराव किया। स्वामी शाम को सोशल मीडिया पर आए, पट्टी बंधी हुई थी सिर पर, लेकिन झूठ की पोल खुल गई। पट्टी चश्मे के बाहर से बंधी हुई थी। मतलब इस तरह के नाटकबाजियां ये करते रहे हैं। अंकिता को न्याय की लड़ाई सितंबर 2022 से चल रही है, लेकिन ये स्वामी कभी इस लड़ाई में शरीक नहीं हुआ। अब अचानक इसकी एंट्री कैसे हुई, इसका जवाब लोग अपने अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं। दर्शन भारती का एक वीडियो आता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ। फिर दर्शन भारती दावा करते हैं कि उन्होंने उर्मिला सनावर को ढूंढा और देहरादून ले आए। मतलब कि जिस उर्मिला को उत्तराखंड की पुलिस 9 दिन से ढूंढ रही थी, उसे स्वामी ने अपने अदृश्य तंत्र का इस्तेमाल करके तुरंत ढूंढ निकाला। मिशन स्वामी का इतना सेक्रेट था कि अजित डोभाल जी को भी नहीं बताया गया, जबकि थोड़ी देर पहले मिल के आए थे। जैसे ही पता चला कि उर्मिला सनावर दर्शन भारती के साथ देहरादून आ रही है, लोग समझ गए कि मामला सेटल हो चुका है, और ये बात सही भी थी। दिल्ली से देहरादून तक सब सेटल हो चुका था। उर्मिला सनावर कैमरे पर आकर कह चुकी थी कि हिंदू रक्षक दर्शन भारती उनके साथ हैं। सीएम इससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, और सुरेश राठौर भी सोशल मीडिया पर नमूदार हो चुका था। कल दर्शन भारती कई बार न्यूज चैनलों के सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि कोई वीआईपी नहीं है, सारा खेल सुशील राठौर का है। यानी कि जिस वक्त पूरा उत्तराखंड अंकिता के लिए सड़कों पर था, उम्मीद बंध रही थी कि अब तो वीआईपी का नाम जरूर उजागर होगा और उसे जरूर सजा मिलेगी। ऐसे समय में दर्शन भारती ने मामले में कोई वीआईपी न होने की बात कहकर लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने का कुत्सित प्रयास किया। एक तरह से दर्शन भारती ने ऐसी दलाली की कि बेटी की अस्मिता को फिर से लूटने से गुरेज नहीं की। लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने इसका ऐसा जवाब दिया कि शर्मदार होता तो अब तक चुल्लू भर पानी में डूब मरता। लेकिन ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती। इससे पूछो कि वीआईपी कोई नहीं था तो कोर्ट के फैसले में बार बार वीआईपी क्यों आया है। इसे ये भी पूछो कि तू इस मामले में क्यों टपका, किसके कहने पर टपका, कहां से टपका। जिस उर्मिला को 9 दिन तक पुलिस और खुफिया एजेंसियां नहीं ढूंढ पाई, उसे तूने कैसे ढूंढ लिया। और तू ये भी बता कि न तू जांच एजेंसी का हेड, न तू उर्मिला का रिश्तेदार, न तू उसका वकील, फिर किस हैसियत से उसकी तरफ से बोल रहा है। भाई, आपको भी कहीं ये स्वामी मिले तो इन सवालों को उससे पूछिएगा जरूर। 7 जनवरी की शाम को पता चला कि अंकिता के माता पिता को सरकारी व्यवस्था से देहरादून लाया गया है। कुछ देर में एक फोटो भी सामने आ गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता के माता पिता को शॉल ओढ़ा रहे हैं। इस तस्वीर ने एक बार फिर हम सबको बुरी तरह से निराश कर दिया। लगा कि सरकार के दबाव में, डर में या लालच में आकर सरकार के पक्ष में ये लोग कुछ कह देंगे या कहलवा दिया जाएगा इनसे। यदि ऐसा होता तो हाल के दिनों में पूरे उत्तराखंड में लोग जिस तरह से सड़कों पर आए थे वह सब बेकार चला जाता। लेकिन हम सलाम करते हैं वीरेंद्र सिंह भंडारी जी को और सोनी देवी जी को, जो किसी तरह से डर में नहीं आए, दबाव में नहीं आए, लालच में नहीं आए और चिट्ठी दे आए मुख्यमंत्री को कि सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई जांच करवाओ, इससे कम कोई शर्त मंजूर नहीं है। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी एक बड़ा झटका है। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि जो फैसला करना होगा, मैं सड़कों पर जो आंदोलन कर रहे हैं जो लोग, उनके कहने पर नहीं करूंगा। मैं तो अंकिता के माता पिता से पूछकर ही कोई फैसला करूंगा। अंकिता के माता पिता तो पहले से ही वीआईपी को सामने लाने की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, सीबीआई जांच की बात कर रहे थे धामी जी। लेकिन आपकी सरकार ने उनकी इस मांग को पहले हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस मांग का विरोध किया।
उर्मिला के ऑडियो में भी ये बात सामने आई है कि आपने सीबीआई जांच नहीं होने दी। इसलिए कायदा तो यह भी है कि मुख्यमंत्री इस आरोप के बाद इस्तीफा दे देते, लेकिन अब इस देश में सत्ताधारी इस्तीफा नहीं दिया करते, चाहे कुछ भी हो जाए, और इनको सब कुछ करने की एक तरह से छूट मिली हुई है। अब जब पौड़ी से देहरादून लाए गए अंकिता के माता पिता साफ कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस आशय का पत्र भी मुख्यमंत्री को दे आए हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना वायदा पूरा करेंगे और इस मामले की सीबीआई जांच कराएंगे। नए घटनाक्रम के बाद लग रहा था कि उन पर दबाव डाला जाएगा, पर उन्होंने साफ कर दिया कि वे किसी दबाव में नहीं आने वाले हैं। कुछ लोगों के साथ अंकिता के माता पिता की बातचीत भी हुई। उन्होंने साफ कहा कि उनकी बेटी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी इज्जत बचाई, इसलिए वे अपनी जान की परवाह किए बिना बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उत्तराखंड महिला मंच की कमला पंत ने अंकिता के माता पिता के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत की। इस बातचीत से कई चीजें साफ हो जाती हैं, आप भी सुनिए। अंकिता के माँ पिता ने लगातार 3 सालों से जो कष्ट सहे हैं, जो दुख सहा है, और उसके बाद भी निष्कर्ष 0 है। आज भी वीआईपी का पता नहीं लग पाया है। इन सारी बातचीतों को मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि वो कैसे देहरादून पहुँचे, कौन उनको देहरादून लेके आया है। मैं उन्हीं की ज़बानी आपको ये सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं वीरेंद्र जी से पूछूंगी, जो अंकिता के पिताजी हैं, कि आप देहरादून में मुख्यमंत्री से मिलने कैसे पहुँचे, मुलाकात किसने तय करवाई और क्या प्रक्रिया रही इस पूरे की जो आप यहाँ पहुँचे। मैं सबसे पहले अपनी पूरी उत्तराखंड की महिला शक्ति और पूरे हमारे भारतवर्ष की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप भ्रमित नहीं हैं, क्योंकि मैं जिस लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ और जो हमारी शुरू से ही मांग रही स्वीता बघेलिया द्वारा फोन कर किया गया कि आपको सीएम साहब ने देहरादून बुला रखा है। तो मैं दिल्ली पौड़ी जा रहा था, तो अचानक हमारे भी प्रोग्राम बना, तो मैं 2 बजे करीब वहाँ से देहरादून के लिए निकला और यहाँ 6:30 बजे के आसपास पहुँचा। आप किसके साथ वहाँ से आए, मतलब श्रीनगर से आप देहरादून कैसे पहुँचे? वो पौड़ी से सीएम साहब ने गाड़ी कर रखी थी, एक प्राइवेट गाड़ी कर रखी थी, उसके माध्यम से मैं देहरादून पहुँचा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने मुख्यमंत्री के सामने कौन कौन से मुख्य मुद्दे और मांगे रखी, जो मुख्य रूप से मांग रखी वो क्या रखी? हमारी सबसे पहले हम दोनों की शुरू से ही पहले मांग थी कि सीबीआई की जांच हो, और ये हमारी पूरी उत्तराखंड की जनता भी चाहती थी कि सीबीआई की जांच हो, और इसमें विशेषकर जो कि 3 आरोपियों को जो सजा मिली हुई अधूरी सजा थी, पर लेकिन मुख्य बातें इसमें थी कि वीआईपी की वजह से मेरी लड़की की हत्या की गई, और हम चाहते हैं कि सीबीआई की मांग है। अच्छा, ये तो आपने कहा कि क्या कहते हैं, मुख्य मुद्दा आपका सीबीआई की मांग था इसमें, मगर पूरा खुलासा कीजिए किस तरह से आपने सीबीआई की क्या मांग रखी? खुलासा यही था कि वीआईपी का अभी तक पता नहीं लगा, और मेन कारण ये है कि जिस तरह से मेरी लड़की को हत्या की गई, तो मुख्य रूप से उसमें वीआईपी था, और वीआईपी की जो है सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और सीबीआई की जांच के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो। ये आपकी मांग थी। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन अधिकारी मौजूद थे वहाँ पे? इसमें कल मुख्यमंत्री जी के अलावा उसमें गढ़ा मंडल के कमिश्नर साहब थे, और डीजीपी साहब थे, पीआरओ साहब थे, और 2-3 अन्य कर्मचारी थे जिनको मैं पहचान कर लूँ, लेकिन वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने जांच और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर आपको क्या क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी होगा इसमें वीआईपी होगा, उसको जो है कठोर से कठोर सजा सुनाई दी जाएगी।
तो आपने जो मांग की उसमें प्रमुख रूप से सीबीआई की जांच और वो भी सुप्रीम कोर्ट के का जो जज है उनकी निगरानी में ये मांग हो, ये आपने कहा है, ये स्पष्ट है। और विशेषकर कई चंद लोग ये कह रहे हैं कि अंकिता के माता पिता ने वहाँ पे न जाने क्या क्या सौदा किया होगा, लेकिन मैंने सौदा नहीं किया। मैं पहले से अभी तक कितनी बार मैंने कहा कि मैं जब मेरी लड़की ने उन वीआईपी के सामने अपने इज्जत की रक्षा की और इज्जत की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी, तो मैं भी उसी तरह कभी किसी के आगे झुकाऊंगा नहीं, किसी से पैसे नहीं लूँगा। और वो आज हमारी बेटी हमारी अभी अब नहीं दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उन बेटियों को जो कि पढ़ लिख के बाहर जॉब करने के लिए जाएंगी और उनके बारे में सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं आज तक खड़ा हूँ। और मैं विशेषकर जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप इस भवन में जो हमने पहले से कहा था कि सीबीआई की जांच हो और आपने भी कहा सीबीआई की जांच हो, तो मैंने कल जो सीएम साहब ने रख दी कि वह सीबीआई की जांच हो और वही सीएम साहब ने हमारी मांग पूरी करी कि सीबीआई की जांच हो। आप रोइए मत, आप तो बस रोने में ही लगी हैं जब से अंकिता हमारे बीच में नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी कि आपने क्या मांग रखी मुख्यमंत्री के सामने। आप भी अपने शब्दों में अपनी बेटी को, ये श्रद्धांजलि भी होगी उसको बहुत सच्ची, आप बताइए। मैंने सीएम साहब से यही कहा कि जिस वीआईपी की वजह से मेरे बेटे की जान गई है, आप उस वीआईपी को हमारे सामने रख दो, पता तो चले कि उसकी हिम्मत कैसी हुई हमारी बेटी के साथ ऐसे करने की। मेरे बेटी का कसूर क्या था? हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिख कर बाहर भेजते हैं नौकरी करने के लिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रसूखदार हो तो हमारे बच्चों के साथ कुछ भी करे। आज मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मेरी प्यारी बेटी कभी लौट के नहीं आएंगे। मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन ये कहते हुए कि मेरी बेटी कभी लौट के नहीं आई, फिर भी मैं उन बेटे के लिए अभी तक लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझे पता है कि मैं किस तरह से लड़ाई लड़ रही हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे मत करो, हम सब आपके साथ हैं। आप पूरा उत्तराखंड की महिलाएं आपके साथ हैं, यहाँ की लड़कियां बच्चे आपके साथ हैं। बदनाम करते हैं कि अंकिता के पिता दिख गए हैं, उन्हें इतना कहने में थोड़ा सी भी संकोच नहीं होता कि अगर हम गिरने वाले होते तो ये लड़ाई यहाँ तक चलती। मेरे पति ने, मैंने जो कष्ट झेला है, हमारा जो घर बिखरा है, हम अपने घर को संवार तो नहीं सकते, लेकिन हम उन बच्चों के लिए आज तक खड़े हैं कि जो बच्चियाँ मेरे बेटे के जैसे नौकरी करने के लिए जाएंगी कि उनकी सुरक्षा कैसे होगी। आज तक हम अपने लिए नहीं, अब हम उन बच्चों के लिए खड़े हो रहे हैं। हमें अब इतनी ताकत नहीं है, फिर भी न जाने फिर हमें कैसे ऐसा लगता है कि नहीं, हमें खड़ा होना है और उन बच्चों की रक्षा करनी है, क्योंकि अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो कल हमारे बच्चों के साथ फिर ऐसे ही होगा जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, किसी धरना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे। इसीलिए हम आपकी बात, जनता की बात कर पाते हैं। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।